और हम अपनी फेवरेट ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट देवीना मेहरा से बातचीत आगे लेके चलते हैं। काफ़ी दिनों बाद वो आ रही हैं, लास्ट टाइम जब वो आई थी और उसके बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया, क्रूड नीचे आ गया, दुनिया भर की कमोडिटीज़ नीचे आ गई। देवीना, लास्ट हमारी बातचीत हुई थी पीक ऑफ पेसिमिज्म से। अब इस समय अगर हम एक लंबी सी सुरंग से गुजर रहे हैं तो सामने थोड़ी सी लाइट नज़र आ रही है, लेकिन लोग कुछ कह रहे हैं कि इसको ज़्यादा होपफुल मत हो जाइए, वो ट्रेन आ रही है दूसरी तरफ से। तो क्या ये वो वाला हाल है? हमें आशावादी होना चाहिए कि हाँ जी, एंड ऑफ द टनल में थोड़ी होप दिख रही है, या वाकई में ट्रेन आ रही है दूसरी तरफ से? ट्रेन आ रही है ऐसा तो नहीं है, तो थोड़ा एक्सट्रीम बात हो जाएगी। चीजें बेहतर हो गई आपके ये हिसाब से? जरूरी है कि मतलब आप पूरी तरह से एकदम कमोडिटी बाजार एक तरफ ही जाएगा, वो भी कोई ऐसा जरूरी बात नहीं है। अभी ऑफ कोर्स जैसा आपको मालूम है, मेटल्स में जितना, धातुओं में जितना बढ़ाताई थी सब वो चली गई। अभी तो जो कृषि उत्पाद हैं उनमें भी थोड़ी सॉफ्टनेस आई है। और जहां तक एनर्जी और क्रूड का सवाल है, वहां पर अभी ऊपर से तो नीचे आया है, पर बहुत नीचे जाएगा ऐसा अभी अब फिलहाल तो नहीं लग रहा है। उसके अलावा ये सब कमोडिटीज में डिमांड साइड पे बहुत सारा न्यूज ड्रिवन चीजें भी रहती हैं, खासकर कि चाइना साइड से, कि वहां कहीं लॉकडाउन लगा या खुला, और उससे कमोडिटी के डिमांड पर बहुत फर्क पड़ जाता है। और दूसरी चीज ये भी रहती है कि कमोडिटी प्राइस कोई भी सरकार नहीं चाहती कि ज्यादा बढ़े, इसीलिए आपने यहाँ भी देखा कि ड्यूटी चेंजेस किए गए कि स्टील का या और धातुओं का भाव उतना नहीं बढ़े, तो वो सब भी ऑन द मार्जिन वो भी रहता है। तो इसमें काफी तरह का न्यूज ड्रिवन चीजें रहती हैं। बट ये चीज आप मतलब खाली हम लोग हर चीज का कारण ढूंढते हैं एकदम अपफ्रंट, बट हर बार वो चीज भी नहीं होती है। ये मैं एक चीज आपके दर्शकों से शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप बहुत लंबा समय देखें इक्विटी मार्केट्स में, कारण तो कभी बनते हैं कभी बिगड़ते हैं, पर अगर आप लंबा समय देखें, हम लोग सबका ये इंप्रेशन रहता है कि इक्विटी मार्केट में रिस्क तो है लेकिन साथ में रिटर्न भी है। और लंबा समय आप देखें तो 14-15% रिटर्न हम लोग कहते हैं इक्विटी मार्केट में आ जाता है, क्योंकि सेंसेक्स जब से शुरू हुआ है तब से 15% से कुछ ज्यादा रिटर्न आया है। तो हमने कहा देखें, अगर बाजार में रहने का रिस्क हम लोग सबको मालूम है, उसका खतरा हम लोग सबको मालूम है कि ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, यहाँ कोई फिक्स रिटर्न नहीं आने वाला है, लेकिन बाजार से बाहर रहने में भी क्या कुछ खतरा है? तो ये हमारे सामने प्रश्न था। तो जब हम लोगों ने 40 साल का डेटा देखा तो एक ये देखा कि अगर आप जो मार्केट के 10 सबसे अच्छे दिन हैं वो अगर आप मिस कर जाते हो तो उससे कुछ खास फर्क पड़ता है। 40 साल में 10 दिन तो बहुत ज्यादा नहीं लगते हैं। आप वैसे सेंसेक्स को देखें तो अगर आपने 100 रुपए सेंसेक्स में लगाए होते जब वो शुरू हुआ था 1979 में, तो आज वो होते 44,000 रुपए। लेकिन अगर आप जस्ट 10 दिन मिस करते तो वो 44,000 15,000 हो जाता। 2/3 आपके रिटर्न निकल जाते जस्ट 10 दिन में। अगर 30 दिन आप मिस करते तो मतलब वो तो है, औसतन देखें तो साल में एक दिन भी नहीं बैठता है, तो आपके 90% रिटर्न चले जाते। तो आपका वो 100 रुपए खाली 4,000 रुपये बनता 44,000 की बजाय। तो अब ये जहां तक मतलब आप बहुत ही ब्रॉड लेवल पे देखें तो अब मार्केट्स में बाहर रहने में ज्यादा खतरा है, क्योंकि अब आप बड़ा आप मूव मिस कर सकते हैं। और ये कोई मतलब इंडियन मार्केट का क्वर्क नहीं है, अमेरिकन मार्केट में भी सेम पैटर्न नजर आता है। तो अब ये है कि और ये दूसरी बात ये है कि जबकि ये दिन प्रिडिक्टेबल नहीं होते हैं कि आपको नहीं मालूम कि अगले हफ्ते आएगा या अगले महीने या अगली तिमाही में, लेकिन मेन चीज है कि ये नॉर्मली आता है जब बाजार अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, कोई क्राइसिस होती है, कोई वो उस तरह की स्थिति में फुल मार्केट में नहीं आता, तेजी के टाइम में नहीं आते हैं वो बड़े अपमूव वाले दिन। आपने बहुत अमेजिंग बात बोली कि बाजार में ज्यादा वक्त गुजारना बड़े रिटर्न के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कुछ चुनिंदा 2-4% के बेस्ट डेज मिस कर दिए तो आपका लंबी अवधि में जितना पैसा पोटेंशियली बन सकता था उसका बहुत छोटा हिस्सा बनेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने हमारे निवेशकों को बताई है। देवीना, आपसे यही तो डिफरेंशिएटेड कंटेंट हमें मिलता है हमारे व्यूअर्स को। एक और कॉल आप ले रही हैं इस समय, अपना काफ़ी डीप रिसर्च करके, अध्ययन करके, कि इंडिया जो है यहाँ से जब बेस फॉर्मेशन होगा, ये बुरा वक्त भी गुजरेगा,
ये करेक्शन का फेज भी गुजरेगा, जब गुजरेगा तो इंडिया ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर सकता है। ये जो आप कॉल ले रही हैं, इसके पीछे की थिंकिंग क्या है आपकी? हाँ, ये मेरी कॉल रही है कुछ समय से, और उसका एक तो बड़ा कारण ये है कि बहुत लंबा समय भारत ने अंडर परफॉर्म किया। 2021 से पहले का आप समय देखें तो लगभग हर साल भारत काफी अंडर परफॉर्मर में रहा, मतलब आधे से नीचे में ही, मतलब रहा कि आप 40 मार्केट देखें तो उसमें कभी 21, कभी 25 नंबर पे इस तरह से रहा। 2021 में पहली बार वो टॉप 10 में आया, तो 6 नंबर पे था पिछले साल बड़ी मार्केट्स में। तो इसीलिए लगा कि अभी ये आउट परफॉर्मेंस का जो ट्रेंड शुरू हुआ है, अभी कोई कारण नहीं है कि वो रिवर्स कर जाए। तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आप हमेशा, हम लोग जो इमीडिएटली अभी अभी जो हुआ है उसी के कारण हम लोग के दिमाग में रहता है कि अब आगे वैसा ही होगा। मतलब आप 2021 में देखें तो नैस्डैक सबको लगता था कि वो उससे अच्छा तो कोई निवेश की जगह हो ही नहीं सकती है, और उस समय भी मैं यही कहती थी कि आप लंबा डेटा देखें कि 2-3 साल नैस्डैक ने बहुत अच्छा किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी भर अच्छा ही करता रहेगा। तो बस वो थोड़ा लंबा पर्सपेक्टिव चाहिए होता है। तो आउट परफॉर्मेंस तो लगता है, लेकिन एक चीज, दो चीज आपको ख्याल में रखनी होगी। एक तो कि 2021 में तो एक तरह से सभी कुछ ऊपर गया, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। इस बार मार्केट ज्यादा आपको सोच समझ के खेलना है। कौन से सेक्टर, कौन सी कंपनियां, वो थोड़ा सा सोचना ज्यादा है। दूसरा चीज है रुपी डेप्रिसिएशन की, आपका जो करेंसी है वो मुझे लगता है कि अभी आपने देखा ही है कि नीचे गई है, और अभी भी मुझे नहीं लगता कि वो मूव पूरा हुआ है। और ये चीज में ये साल शुरू होने के पहले से ही कह रही थी कि 2022 में बड़ा रिस्क है रुपी डेप्रिसिएशन का। तो वो ये दोनों चीजें आपको ख्याल में रखनी है। पर आउट परफॉर्मेंस हाँ अभी भी यही लगता है। देवीना, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप 18 आवर्स देश को समझ दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। जैसे अभी आपने ना दो बात बताई, एक तो पहला आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सोच समझ के अभी आपको चलना चाहिए, तो हमारी सोच इतनी नहीं है। आप थोड़ा हमारी सोच को और पैना कीजिए और बेहतर कीजिए। आप ही बताइए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो अभी अभी फिलहाल जो लगता है आउट परफॉर्मेंस में, एक तो जैसा मैंने कहा रुपी डेप्रिसिएशन हमको लगता है, तो इसलिए काफी समय से वो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट टाइप ऑफ थीम भी आप ख्याल में रखे हैं। वो हम लोगों ने, जैसे आईटी सर्विसेज है, टेक्सटाइल्स है, केमिकल्स के कुछ पार्ट है, वो है। उसके अलावा कैपिटल गुड्स कुछ समय से अच्छा लगता है, वो भी ओवरवेट सेक्टर होगा। हमारा ऑटोज अब थोड़ा ध्यान से देखने का समय है। सभी कुछ तो नहीं है ऑटोज में, क्योंकि ऑटोज में भी काफी अलग अलग ट्रेंड है, पर ऑटोज में अब थोड़ा देखने का समय है सेलेक्टिवली। टेलीकॉम है, तो ये हम लोग के अभी आई थिंक ओवरवेट सेक्टर ये होंगे। पर हम किसी भी सेक्टर या कंपनी में बहुत बड़ा बेट नहीं लेते हैं, डाइवर्सिफाइड रखते हैं। ये नहीं कि आप बहुत बड़ा बेट लेने का मतलब होता है कि वो आर या पार वाली बात की, अगर भाग्य ने आपका साथ दिया तो बहुत रिटर्न आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन आप सोची समझी डाइवर्सिफाइड बास्केट अगर लें तो आपको रिटर्न और रिस्क मैनेजमेंट दोनों साथ कर सकते हैं। और हम लोग का ये अनुभव भी रहा है, जब से हम लोग का पीएमएस शुरू हुआ है, ये हमारा अनुभव रहा है कि रिटर्न भी आए हैं बाकी की मार्केट से बहुत ज्यादा, और रिस्क एडजस्टेड तो गैप बहुत ही ज्यादा है। राइट, वेरी वेल सेड देवीना, एब्सोल्युटली। रिस्क मैनेजमेंट तो हमेशा लाइफ में रहना चाहिए, चाहे मार्केट बाय जोन में हो, बियर साइड हो, बुल साइड हो। रिस्क मैनेजमेंट तो एक फैक्टर है जो कभी भी किसी भी निवेशक को भूलना नहीं चाहिए। एक बहुत और इंटरेस्टिंग बात आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। आपने कहा कि फॉरेन फ्लोज ज्यादा बाजार की डायरेक्शन को तय नहीं करते, यानी अभी तक एक बहुत बड़ा व्यू ये निकल कर आ रहा है कि एफआईज और एफपीआईज लगातार इंडियन मार्केट्स को सेल कर रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट्स को सेल कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स को, व्यूअर्स के सामने भी प्रेजेंट आता है। बट जब एक्सपर्ट्स आकर ये बात कहते हैं, भले एफआईज की सारी सेलिंग को बहुत हद तक डीआईज ने निगेट कर दिया हो, लेकिन अगर यहां से एफआई सेलिंग करें नहीं करें, बायर्स भी टर्न हो जाए, तब भी इंडियन मार्केट्स के लिए ज्यादा असर नहीं आता। आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ, ये मेरा व्यू ही नहीं रहा। डेटा इसको सपोर्ट करता है कि ये आपको
निवेशक जो है उनके पास जो समय रहता है, आप कुछ समय लगाइए सेक्टर्स, कंपनीज और ये सबको समझने में कि कहाँ पैसा आ रहा है या जा रहा है, उसको आप ट्रैक करेंगे, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। मतलब मैंने ये डेटा शायद पहले भी आपके चैनल पर दिया है कि जब FIS पहली बार आए थे, जबकि वो एक एकदम नया स्रोत था पैसे का जो कभी पहले इस बाजार में नहीं रहा था, तो वो 93 में वो रेगुलेशन आया था कि FIIs आ सकते हैं। तो 94 से 2003 ये 9 साल का पीरियड भारतीय बाजारों में केवल एक लंबा पीरियड है जहां जीरो रिटर्न आया, जबकि इतना नया पैसा आया, इतना नया एक बिल्कुल नया स्रोत आया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और इवन मंथ टू मंथ भी आप उस समय देखें तो FII पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका बाजार से कुछ लेना देना नहीं था। तो मेरे हिसाब से ये मतलब समय नष्ट करने वाली बात है कि आप उस चीज को ट्रैक करें, तो वो आप ना आपको मालूम रहेगा। और दूसरी बात ये भी रहती है कि हम लोग सब कुछ भारत के लेंस से देखते हैं कि भारत में ही अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, इसलिए FII पैसा या FPI पैसा आएगा या नहीं आएगा। लेकिन उनका जो एलोकेशन है उसके मापदंड अलग ही होते हैं, क्योंकि वो दूसरी तरह से वो इंडिया बहुत छोटा बाजार है, खाली 3% है पूरे ओवरऑल पाई का, तो वो उनका क्या सोचना है ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स का और उसमें इंडिया का, तो वो एसेट एलोकेटर ऐसा कोई इंडिया को नहीं डे टू डे ट्रैक कर रहा है। अच्छी बात आपने, ये एक मिथ है, ये आपका ये कहना है कि FII फ्लोज और बाजार का डायरेक्शन कोरिलेटेड नहीं है, इस पर समय नष्ट ना करें। ये बताइए देवीना, आप जो है अपना पोर्टफोलियो जो स्ट्रेटेजी है आपकी, उसमें आप बहुत सारे मैक्रोज को देती हैं, माइक्रोज को, और एक काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच करती हैं। कल हमने देखा कि MPC के मिनट्स में जो एक DG हैं RBI के माइकल पात्रा, उन्होंने ये बात बोली कि 4% इन्फ्लेशन पॉसिबल है भारत में 2024 में, 6% जिस हिसाब से चीज़ें पलट रही हैं शायद 23 के लास्ट क्वार्टर में आ जाएगा। बाजार क्या मान के चल रहा है इन्फ्लेशन के बारे में, जिस तरह चीज़ें इस समय घूमी हैं, कब ये बात पूरी तरह फैक्टर इन हो जाएगी? क्योंकि अभी नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन और रेट हाइक परेशानी है, बट प्रीवियस साइकिल्स में तो हमने रेट हाइक के साइकिल के साथ ही बाजार ऊपर बढ़ता देखा है। अभी इन्फ्लेशन के लिए लॉन्ग टर्म कहना मुश्किल है, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि काफी कुछ सप्लाई साइड ड्रिवन रहा है, और तो अब वहां पर और उसमें भी आपके हाथ में बहुत कम है चीजें। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे पिछली बार आई थिंक जब मैं आपके चैनल पर आई थी, तो उस समय जो एडिबल ऑयल, जो खाने वाले खाद्य तेल हैं, उनका भाव एकदम आसमान छू रहा था। अभी थोड़ा उसमें एक मॉडरेशन हुई है। तो भारत के लिए ऑफ कोर्स रेट हाइक तो एक चीज है, इन्फ्लेशन का जो दूसरा इम्पैक्ट था और है कि जो आपका घर का बजट है वो एक तरह से बिगड़ गया था। एक तरफ पेट्रोल, दूसरी तरफ ये सब आटा, तेल, सबके दाम बढ़ने से, तो अगर वहां पर थोड़ा दाम कम होते हैं तो डिमांड साइड एटलीस्ट उतनी खराब नहीं रहेगी। तो ये एक भारत के लिए सीधा सीधा पॉजिटिव है, जो जैसे अमेरिका के लिए शायद उतने हद तक नहीं, क्योंकि वहां का उपभोक्ता जो था उसके लिए उतना ज्यादा परेशानी की बात नहीं थी। उनको पहले सरकार से चेक भी मिले थे। तो इंडिया के लिए, क्योंकि ये इन्फ्लेशन का खाली रेट हाइक वाला ही प्रॉब्लम नहीं था, वो एक्चुअली आपका डिमांड का भी प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो रहा था, जो आपने FMCG में भी देखा कि वो पहले तिमाही में मतलब कि फाइनेंशियल ईयर की आखिरी जो तिमाही है उसमें वॉल्यूम्स घटे, क्योंकि उपभोक्ता के पास पैसा ही नहीं है। तो वो एक पॉजिटिव रहेगा अगर इन्फ्लेशन कम रहता है कुछ टाइम। जैसे आप कह रहे थे ना कि अभी हाल फिलहाल की चीज़ों पर ध्यान ना दें, लेकिन फिर भी अब आने वाले ट्रिगर्स क्या रहेंगे मार्केट्स के लिए? बाजार किस चीज़ को देख के चलेगा या किस चीज़ को देख के रुकेगा? ये ट्रिगर स्पेसिफिक क्या होगा? ये सब वैसे जो ट्रिगर होता है ना, ये आप पीछे देखकर आपको समझ में आता है कि क्यों चला या क्यों। मैंने बोला मतलब ये आप ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम है, ये डायग्नोस नहीं है। ये पोस्टमार्टम होता है, डायग्नोस नहीं है। जो 8-10% जो चलता है बाजार एक दिन में, वो जो हमने पैटर्न देखा पिछले 40 सालों में,
वो ज्यादातर होता है जिस टाइम लोग निराश होते हैं, क्राइसिस होती है, बाजार घटा हुआ होता है। वो इसका खाली जो अपवाद था वो था हर्षद मेहता वाली तेजी, क्योंकि वो नॉर्मल नेचुरल बाजार नहीं था, वो रिग्ड बाजार था। तो उसी बार हुआ कि आपके पास बड़ा अप मूव तेजी में या बुल फेज में आया। तो इसलिए एकदम से कोई जरूरी नहीं कि ट्रिगर आपको, जैसे अगर आप मार्च 2020 देखें तो इंडिया और बाकी सब जगह बाजार घटे और एकदम से चल गए कुछ ही हफ्तों में, जबकि ना अनसर्टेनिटी दूर हुई, ना वो जो कुछ नेगेटिव था कोविड का दूर तो कुछ भी नहीं हुआ था। कोई इमीडिएट ट्रिगर आप नहीं कह सकते कि ऐसा आया था कि इतना ज्यादा बाजार नीचे से चल जाए, और चल गए थे। अब आप पीछे मुड़ के उसमें कोई भी कहानी देख सकते हैं। वेरी क्विकली लास्ट क्वेश्चन देवीना, क्योंकि आपने जिस तरह से यहाँ कहा कि बाजार में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, बाद में आपको कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट ना लगे, तो ऐसे में अगर इस फोमो को दूर करने की कोशिश आपने की हो, आपने कौन से सेक्टर्स यहाँ पसंद किए जिनके वैल्यूएशन रियली आपको कंफर्टेबल लगते हैं, कंफर्ट आता है वैल्यूएशन के लिहाज से आपको? हाँ, मैंने आपको बताया कि कौन से हमारे ओवरवेट सेक्टर्स हैं। उसमें भी मतलब अभी ऐसी स्थिति है कि आप पूरा सेक्टर भी नहीं रियली कंपनी बाय कंपनी देखना होता है, पर जिस ओवरऑल अभी सेक्टर्स जिनमें हम लोग ओवरवेट होंगे, वो आईटी मैंने नाम लिया, जो ऑफ कोर्स इस कैलेंडर ईयर में शुरू के महीनों में अच्छा नहीं किया, 1.5 साल बहुत अच्छा करने के बाद। तो आईटी है, कुछ हद तक टेक्सटाइल, कुछ केमिकल्स के कुछ पार्ट हैं, ऑटोज जैसे मैंने कहा अभी सेलेक्टिवली, कैपिटल गुड्स, सो टेलीकॉम, थिंक ये हम लोग के थोड़े ओवरवेट सेक्टर्स होंगे अभी प्रेजेंटली। वास्तव जो मारुति के ईडी हैं वो आप बातचीत को ध्यान से सुन रहे हैं और वो 5 मिनट में जुड़ेंगे भी हमसे, जल्दी ही हम बात करेंगे। बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, येन 24 साल के लो पे उसका फायदा, एक तरफ कमोडिटी नीचे आ गई उसका फायदा, और ऑफ कोर्स लंबे लंबे टारगेट्स भी रख रहे हैं ऑटो वाले। मैं आपको जाने देने से पहले एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने देखा 20% आपका वेट फाइनेंशियल्स की तरफ है। फाइनेंशियल में सब कुछ सुधर गया, एनपीएस कम हो गए, लोन ग्रोथ आ गई, इनफैक्ट क्रेडिट ग्रोथ 13% पे आ गई, 3 ईयर हाई पे। लेकिन ये एरिया चल ही नहीं रहा, ये आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ड्रैग बना होगा। इसको कैसे आप, इस बात को कैसे आप इसको कैसे कॉम्बैट करेंगे जो ड्रैग बन गया फाइनेंशियल्स? जी, फाइनेंशियल अगर आप इंडेक्स में देखें तो इससे बहुत अधिक वेट है फाइनेंशियल्स का जी। तो 2020 और 21 में हम लोगों का वेट लगभग बहुत ही नेग्लिजिबल था, जो कि एक तरह से आप देखें तो बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर इंडेक्स का बहुत बड़ा वेट है और आपके पास है ही नहीं वो चीज लगभग, तो वो एक रिस्क है। पर मुझे फाइनेंशियल फंडामेंटली अच्छे लगते नहीं है कभी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि उसमें नेगेटिव सरप्राइजेस का स्कोप ज्यादा रहता है पॉजिटिव सरप्राइजेस से। और 2020 की इतनी चली हुई मार्केट में बैंक्स वर दी ओनली नेगेटिव, 21 में भी वो बाजार से आधा ही चले। अब इस साल हम लोग को लगा था कि एटलीस्ट कुछ बेहतर होगा, क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि मतलब काफी सारी प्रॉब्लम्स अब शायद पास में चली गई, लेकिन इसीलिए बढ़ाया वेटेज, पर अभी भी मार्केट से तो काफी कम है वेटेज। तो ये ऐसा सेक्टर तो नहीं है कि जो बहुत आउट परफॉर्मर लगता हो, वो कम ही मुझे लगता है आउट परफॉर्मर इफ एवर। ठीक है, एब्सोल्युटली। तो फर्स्ट ग्लोबल की देवीना मेहरा हमसे बात कर रही थी, अपना समय दे रही थी और सारे इंसाइट हमसे शेयर कर रही थी। देवीना बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे मैटर्स पर हमसे बात करने के लिए, अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रुपी डिप्रिसिएशन से लेके एफआईज की चाल से लेकर वैल्यू कंफर्ट कहाँ उन्हें आता है, ये सारे मुद्दे हमने उनसे डिस्कस किए। और अब